शादी की रात मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। लव मैरिज करने की वजह से दिल में लड्डू फूट रहे थे। मैं और सतीश बचपन से ही एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते आए थे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारे बीच मोहब्बत भी परवान चढ़ती चली गई। लेकिन ये एक ढकी छुपी मोहब्बत थी जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। सतीश मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे कि पढ़ाई पूरी करते ही उन्होंने नौकरी कर ली और फौरन ही मेरे घर रिश्ता भेज दिया। सतीश को मेरे घर वाले भी शुरू से ही जानते थे, इसलिए रिश्ता पक्का होने में ज़्यादा देर नहीं लगी। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि सास नंदू की भी कोई परेशानी नहीं थी। सतीश की माँ ना तो सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी, और भी उसको बहुत सी बीमारियों ने घेरा हुआ था और वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। सतीश की 3 बड़ी बहनें भी थी और तीनों ही शादीशुदा थी। सतीश की नौकरी बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मेरे घर वालों को इस रिश्ते पर बिल्कुल भी कोई ऐतराज ना हुआ। शादी की रात जब दुल्हन बनी बैठी थी तो खुशी मेरे अंग अंग से फूट रही थी। सतीश ने पूरे कमरे को इतनी खूबसूरती से सजाया था कि मैं हैरान रह गई थी। उसको मेरी पसंद और नापसंद का बहुत अच्छे से ज्ञान था। जब वो कमरे में आया तो सालों की मोहब्बत होने के बावजूद भी मैंने एक अजीब सी शर्म महसूस की। अब मेरा और सतीश का रिश्ता बदल चुका था। वो मेरी मोहब्बत ही नहीं बल्कि मेरा पति परमेश्वर यानी सब कुछ बन गया था। फिर जब सतीश जैसे ही मेरे पास आकर बैठा तो एक लम्हे को भी देर किए बगैर उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। सतीश की आंखों में मोहब्बत की जो चमक थी वो मेरे लिए बहुत ही अनमोल थी। उसके हर शब्द और हर अंदाज में मेरे लिए ऐसी मोहब्बत थी कि मैं खुद को खुश किस्मत महसूस कर रही थी। फिर जब सतीश ने मेरा घूंघट उठाया तो अचानक ही किसी चीज के टूटने की इतनी तेज आवाज आई कि हम दोनों ही घबरा उठे। सारा माहौल खराब हो गया था और सतीश फौरन कमरे से निकलकर भागे। घर में हम दोनों के अलावा सिर्फ सतीश की माँ थी और मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि न जाने उन्हें क्या हुआ है। काफी देर तक मैं कमरे में बैठकर सतीश का इंतजार करती रही, लेकिन जब वो लौटकर न आए तो मैं अपना सुर्ख लहंगा उठाए कमरे से बाहर निकली और सतीश की माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। सतीश अपनी माँ के पास बैठे उनके पांव दबा रहे थे। जैसे ही मुझ पर उनकी नजर पड़ी तो इशारे से कहने लगे कि तुम वापस कमरे में जाओ, मैं आ जाऊंगा। मेरा दिल पूरी तरह उदास हो गया था। मुझे सतीश की उनकी माँ की सेवा पर कोई ऐतराज न था, लेकिन शादी की रात को लेकर मेरे बहुत अरमान थे जो पल भर में चकनाचूर हो गए थे। मैं कमरे में वापस आ गई थी और गर्मी ज्यादा होने की वजह से मैंने अपने कपड़े भी बदल लिए और सोने के लिए लेट गई। सतीश के इंतजार में मैं सारी रात करवटें बदलती रही। मुझे कब नींद आई खबर भी ना हुई और जब सुबह आंख खुली तो सतीश को अपने बराबर में सोता हुआ पाया। मेरा मूड पूरी तरह से बिगड़ चुका था और मैंने सुबह उठने के बाद भी सतीश से कोई बात नहीं की। सतीश को भी पता था कि मैं उससे नाराज हूँ। वो बहाने बहाने से मेरे करीब आने लगे, लेकिन मैं उसे धक्का ही देती रही। सतीश मुझे प्यार से समझा रहा था कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो दिमागी तौर पर भी दबाव का शिकार है, इसलिए अक्सर ही गुस्से में चीजें तोड़ने लगती है। ऐसे वक्त में अगर सतीश उनके आसपास ना हो तो उन्हें पूरी तरह दौरा पड़ सकता है और फिर उन्हें संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सतीश ने बताया कि उनकी माँ ऐसी नहीं थी, बल्कि कुछ अरसा पहले उन्हें फॉलिज का अटैक आया था। उसके बाद उनकी जुबान ने काम करना छोड़ दिया और इसी वजह से वो छोटी छोटी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। सतीश ने मुझे नसीहत की थी कि मैं भी उनकी माँ का पूरी तरह से ख्याल रखूं। घर में मेरे अलावा कोई औरत न थी, इसलिए शादी के अगले ही दिन मैंने बावर्ची खाने की जिम्मेदारी भी संभाल ली और सतीश की पसंद का खाना बनाया। मैंने डाइनिंग टेबल पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खाना सजाया और मोमबत्तियां भी लगाई। मैं एक खूबसूरत और रोमानी माहौल में रज रज के खाना खाना चाहती थी। सतीश की माँ परहेजी थी, इसलिए सादा खाना खाती थी और मैंने उनका अलहदा खाना भी तैयार कर दिया था। लेकिन उस वक्त मेरा चेहरा उतर गया जब सतीश ने अपना खाना एक प्लेट में डाला और ये कहकर अपनी माँ के कमरे में चले गए कि वो खाना उनके साथ खाते हैं, मैं भी चाहूँ तो वहीं आ जाऊं। मैंने सतीश से कहा कि आज के दिन हम दोनों इस तरह खाना खा लेते हैं, कल से हम उनके साथ ही खाएंगे।
लेकिन सतीश ने बहुत ही तेज नजरों से मुझे घूरा और कहने लगे कि माँ जी को बहुत गुस्सा आ जाएगा, वो हर हाल में मेरे साथ ही खाना खाती है। ये सोचकर मेरा मूड पूरी तरह बिगड़ गया कि मैं जिसे गूंगी और बीमार समझ रही थी वो तो मेरे लिए एक मुसीबत साबित हुई। मुझे सतीश के साथ कुछ वक्त भी गुजारने को नहीं मिल रहा था। रात होते ही मैं कमरे में आकर तैयार हो गई। पहली रात तो ऐसी ही गुजर गई थी, लेकिन अब मैं सतीश का साथ चाहती थी। मैंने काले रंग की खूबसूरत सी साड़ी पहनी और सुर्ख रंग की लिपस्टिक से अपने होठों को रंग लिया। कानों में बड़े बड़े झुमके और हाथों में ढेर सारी चूड़ियां डालकर पूरे कमरे में परफ्यूम का स्प्रे कर दिया। कल रात वाले फूलों की महक अभी भी कमरे में थी। मैं पूरी तरह सज संवर कर सतीश को घायल करने के लिए तैयार थी। सतीश जब अपनी माँ को दवाई खिलाकर कमरे में आए तो मुझे देखकर देखते ही रह गए, मगर जैसे ही वो मेरे पास आकर बैठे तो एक दफा फिर किसी चीज के टूटने की आवाज ने सारे माहौल को तबाह कर दिया था। सतीश फौरन ही उठकर कमरे से निकलने लगे तो मैंने उन्हें हाथ पकड़कर जबरदस्ती रोकने की कोशिश की। सतीश ने मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहा कि वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। उस वक्त उनके लिए अपनी माँ को देखने जाना बहुत ही जरूरी है। मैं उस कदर टूट रही थी कि मेरे लिए सतीश को जाने देना मुमकिन नहीं था, लेकिन सतीश ने एक झटके से मेरा हाथ हटाया और वापस लौटकर आने का कहते हुए चले गए। मेरी आंखों से खुद ब खुद ही आंसू बहने लगे थे। अब मेरे लिए ये बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया था कि मेरी सास रात होते ही मेरी दुश्मन बन जाती है। मुझे नहीं मालूम था कि उनके साथ दरअसल क्या मसला है, लेकिन जो भी था ऐसा महसूस होता था कि उन्हें हम दोनों का एक साथ होने से ही परेशानी है। मैं सालों से सतीश की मोहब्बत में चूर चूर थी और अब जब हम दोनों एक होना चाहते थे तो मेरी सास का मसला खत्म ही नहीं हो पा रहा था। मैं सारी रात कमरे में जले पांव की बिल्ली की तरह चक्कर लगाती रही। ये रात तो मेरे लिए सदियों के बराबर हो चुकी थी। एक एक लम्हा मेरे दिल पर बोझ की तरह था। जब आधी रात बीत गई तो गुस्से में मैंने अपने झुमके नोच डाले और बेड की चादर भी उतार फेंकी। मेरे लिए अपने आप को रोकना इतना नामुमकिन था कि मैंने खुद ही अपने बालों को भी नोच डाला और जब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने जाकर पानी का शावर ले लिया और सोने के लिए लेट गई। मेरे अंदर एक आग सी जल रही थी और ऐसा महसूस होता था जैसे मेरा पूरा वजूद जलकर खाक हो जाएगा। मैंने सोच लिया था कि अब इससे ज्यादा मैं अपने बीच अपनी सास को नहीं आने दूंगी। वो खुद तो सारा सारा दिन सोई पड़ी रहती है और रात होते ही हमारे बीच दीवार बन जाती है। अगला दिन मैंने सतीश से पूरी तरह नाराज रहकर गुजारा था। सतीश को भी एहसास था, लेकिन वो मजबूर थे। रात होते ही मैं अपनी सास को दूध देने के लिए उनके कमरे में गई तो मैंने आहिस्ता से उनके कमरे के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाकर उन्हें अंदर ही बंद कर दिया। उनके कमरे में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे तोड़कर वो शोर मचा सकती। मैं पूरी तरह संतुष्ट होकर अपने कमरे में आ गई थी। मैं जानती थी कि आज रात मेरे और सतीश के बीच कोई नहीं आएगा, इसलिए मैंने एक खूबसूरत सी ड्रेस का चुनाव किया और पूरी तरह से सतीश के होश उड़ाने के लिए तैयार हो गई। सतीश मेरे करीब ही आया था कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि एक दफा फिर बर्तन टूटने की आवाज से घर गूंज उठा था। मैं तो सास को कमरे में बंद करके आई थी, फिर बावर्ची खाने से बर्तन टूटने की आवाज कैसे आ सकती थी। सतीश एक दफा फिर मुझे छोड़कर बाहर की तरफ दौड़ा और मैं भी चादर लपेटकर उसके पीछे पीछे ही चली आई। मेरी सास बावर्ची खाने में खड़ी चीजें तोड़ रही थी और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। मुझे देखते ही उसका गुस्सा और बढ़ गया और वो सतीश को इशारों में कुछ समझाने लगी। मेरी तो पूरी तरह जान निकल गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि सतीश अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता है। सतीश की माँ सतीश को इशारों में ये बात समझा रही थी कि मैंने उन्हें कमरे के अंदर बंद किया था, लेकिन मैं साफ मुकर गई, क्योंकि अगर मैंने उन्हें कमरे में बंद किया था तो वो बाहर कैसे निकली। लेकिन उस वक्त मेरे होश ठिकाने आ गए जब सतीश की माँ ने घर में लगे हुए कैमरे की फुटेज निकलवा कर मुझे दिखाई। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि सतीश के घर में कैमरे भी लगे हुए हैं। सतीश ने अपनी माँ की वजह से कैमरे लगाए थे, क्योंकि वो गूंगी और बीमार थी। सतीश घर छोड़कर सारा दिन नौकरी पर जाता था तो वो अपने मोबाइल के जरिए घर को भी कैमरों से देख लिया करता था और उन्हीं कैमरों में वो लम्हा भी कैद हो गया था जब मैंने दूध का गिलास देने के बाद अपनी सास को कमरे में बंद कर दिया था।
मेरी सास के कमरे का एक दरवाजा दूसरे कमरे में खुलता था और मैं उस बात से अनजान थी। वो दरवाजा दरअसल पर्दे के पीछे था, इसलिए मैंने कभी उसे नहीं देखा था। मेरी सास इसी दरवाजे से निकलकर बावर्ची खाने तक आई थी। सतीश ने बहुत गुस्से से मुझे देखा तो था और कमरे में दफा हो जाने के लिए कहा था। मैं सतीश के कदमों में गिर गई और उनसे माफी मांगने लगी। सतीश कहने लगा कि मुझे तुमसे हरगिज भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी माँ के खिलाफ ऐसी कोई घटिया हरकत भी कर सकती हो। मैंने सतीश को यकीन दिलाने की कोशिश की कि उनकी माँ जानबूझकर हम दोनों को दूर रखने के लिए ये सब करती है। मैंने बताया कि सारा सारा दिन तुम्हारी माँ को कोई बीमारी नहीं होती और ना ही उसे कोई दौरा पड़ता है, लेकिन जैसे ही मैं और तुम एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, तुम्हारी माँ एक हंगामा बर्पा कर देती है। फिर सतीश बोला कि वो जानता है उसकी माँ ये सब कुछ जानबूझकर करती है, लेकिन वो फिर भी उनका सम्मान करता है। वो बोले कि बहुत छोटी सी उम्र में उसकी माँ का देहांत हो गया था और उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके बाद से ही यही मेरी माँ है। मेरी माँ ने मुझे कभी किसी चीज की कमी ना होने दी और ना ही मेरी पढ़ाई और संस्कार देने में कोई कमी छोड़ी। लेकिन जब मैंने तुमसे शादी की बात की तो मेरी माँ नहीं चाहती थी कि तुम मेरी पत्नी बनकर इस घर में आओ। मेरी माँ मुझे शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने भी एक खुशगवार शादीशुदा जिंदगी नहीं गुजारी थी। मेरे पिता ने मेरी खातिर दूसरी शादी तो कर ली थी, लेकिन कभी मेरी माँ को अपनी पत्नी का रुतबा नहीं दिया था। जब भी कभी माँ पिताजी को करीब करना चाहती तो पिताजी मेरी वजह से माँ को दुत्कार देते और खुद सारी सारी रात मेरे साथ ही सोते। माँ पिताजी का साथ होते हुए भी अकेली तड़पती रहती, लेकिन पिताजी बस सिर्फ और सिर्फ सारी तवज्जो मुझ पर ही रखते। पिताजी ने तो उनसे कोई औलाद भी पैदा ना की थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुझे सौतेले बहन भाइयों के साथ रहना पड़े। माँ सारी जिंदगी अपनी सगी औलाद के लिए तरसती रही, लेकिन पिताजी को रहम ना आया और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। माँ के साथ हर मामले में बहुत ज्यादा नाइंसाफी की थी और मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। और शायद माँ ने इसी बात का बदला लेने के लिए हम दोनों का एक ना होने देने का फैसला किया। ये बात जानते हुए भी मैं इसलिए खामोश रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुछ माँ के साथ हुआ उसका जिम्मेदार मैं था। सतीश ने अपनी माँ से कहा कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपको कोई दौरा नहीं पड़ता, ये सब आप जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए करती हैं, मगर मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैं कभी आपके खिलाफ नहीं गया। लेकिन आपकी बहू ये सब कुछ ज्यादा अरसे तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस तरह अपने पति का साथ ना पाने की वजह से आपके अंदर एक ज्वाला भड़क रही है और आप एक उस अनदेखी आग में जल रही हैं, बिल्कुल उसी तरह आग में तुम्हारी बहू भी यही वक्त काट रही है। आपने तो मेरे पिताजी की सब कुछ हरकतें बर्दाश्त कर ली, लेकिन आपकी बहू आपकी तरह हिम्मत वाली नहीं है। आपने देखा कि वो 4 दिन में आपसे किस कदर तंग आ गई कि उसने आपको कमरे में बंद करना सही समझा, क्योंकि वो मेरा साथ चाहती थी और समझती थी कि ये इसी सूरत में मुमकिन है जब आप हमारे बीच न आए। सतीश की माँ दरअसल उसकी सौतेली माँ थी जो उसे खुश देखना नहीं चाहती थी। इसलिए जब सतीश ने अपनी माँ को मेरे बारे में बताया तो उस दिन के बाद से ही उसने दौरे वाला नाटक डालना शुरू कर दिया। सतीश ने अपनी माँ से कहा कि अगर आप मेरी पत्नी के साथ अच्छी तरह रहोगी तो हम दोनों आपकी इज्जत करेंगे और आपका ख्याल रखेंगे, लेकिन अगर आपके ये दौरे खत्म ना हुए तो मैं आपको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दूंगा। सतीश की माँ, जो अब तक ये समझ रही थी कि वो सतीश को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रही है, ये जानकर वो हक्की बक्की रह गई कि सतीश तो उसकी सारी असलियत से वाकिफ था। सतीश ने कहा कि वो अपनी माँ की बहुत इज्जत करता है और इसीलिए उसने कभी मुझे ये बात नहीं बताई कि वो अपनी माँ की हकीकत जानता है। सतीश ने मुझसे माफ़ी भी मांगी और मुझ पर गुस्सा भी किया था। जब सतीश की माँ को अंदाजा हुआ कि उनका सच खुलकर सामने आ गया है तो उन्होंने खुद ही मुझसे माफ़ी मांग ली और उसके बाद से कभी दोबारा घर में बर्तन टूटने की आवाज़ नहीं आई। सतीश की माँ अपने ही बेटे के सुकून को बर्बाद करने के लिए उस हद तक चली गई थी कि उसने मुझे भी एक गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। रिश्ते वही कामयाब होते हैं जो मोहब्बत से बनाए जाते हैं। सतीश की माँ ने जो कुछ भी किया उसने वही सब किया जो उनके साथ हुआ था।
और जो मैंने किया वो भी एक पति का काम था, लेकिन अब इस आग को यही बुझे जाना चाहिए था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।